तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी सुनने वालों को मालूम हो चुका है कि 2023 के नगर निकाय के आम चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में होना है। 4 मई 2023 को, 11 मई और फिर 13 मई को फिर इसकी काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे। तो तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया, लगभग बीजेपी को छोड़कर। अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी जो टांडा नगर पालिका, पूरे उत्तर प्रदेश में 197 नगर पालिका है, उसी में टांडा नगर पालिका भी आती है। यहाँ पर अगर बात करें तो समाजवादी ने इस बार टांडा के उस समाजवादी या समाजवाद के उस मानने वाले उस कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो पहली बार टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आते हैं, अर्थात इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं। जो आपके सामने हैं, आपका नाम है इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी साहब। तो हम सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन पहले सर हम बात करना चाहते हैं कि आपके हमारे टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम टांडा नगर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, अगर ये बात किया जाए कि पॉलिटिकल बात करने से पहले हम लोग को ये बात करना है, इस तरह आपके अपने बायोग्राफी में जीवनी के बारे में बताएं सर, क्या है ये? मेरी जीवनी क्या मतलब, मेरी पैदाइश जो है सकरावल टांडा में हुई है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग आदर्श जनता इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया है 87 में। फिर आला तालीम के लिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया, वहाँ से मैंने स्कूलिंग मतलब 12th किया। उसके बाद BSc इंजीनियरिंग की। फिर मैं सर्विस में रहा। उसके बाद तभी से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ही पॉलिटिक्स में, छात्र जीवन से ही पॉलिटिक्स में रहा। उसके बाद मैं समाजवादी से 99 में जुड़ा। 99 से मैं युवजन सभा में रहा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में रहा मैं। उसके बाद मैं पिछड़ा वर्ग में प्रदेश सचिव रहा जी। और जहाँ तक आवाम की बात है अपनी, उसकी मैं हमेशा अपने टांडा के बारे में, हर चीज़ के बारे में दूर रहा। लेकिन मैं ये चीज़ सोचता रहा कि कैसे जब आपको टिकट मिला तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक चीज़ है कि एक नया चेहरा है। तो लेकिन आपकी जब जो टांडा में जो आपकी पहचान बनना शुरू हुई है 2022 के विधानसभा चुनाव से, जब आपने वॉल पेंटिंग कराना शुरू किया है, तो वहाँ से लोगों ने आपको जानना चाहा। और मैंने भी इसके पहले इंटरव्यू किया, लेकिन जब आपको टिकट मिलता है यहाँ के टांडा नगर पालिका परिषद के लिए, तो लोगों कहते हैं कि ये एक नया चेहरा है। क्या जो टांडा की समस्याएँ हैं, टांडा के प्रॉब्लम हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या ये कर सकते हैं? तो इस पर क्या आपकी राय होगी? हाँ, बेशक मैं करूँगा, बेहतर करूँगा। और टांडा की जो भी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, और नगर पालिका के चूँकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, पार्टी ने, आला कमान ने मुझे टिकट दिया है, तो उस चुनाव को मैं इंशाल्लाह खरा उतरूँगा और उनकी अपेक्षाओं को, टांडा के आवाम की अपेक्षाओं को पूरा करूँगा। जो भी ज़रूरत है, जैसे टांडा की नगर पालिका के अधीन जो आता है जी, जैसे खड़ंजा हो गया, नाली हो गई, रोड हो गया, या स्ट्रीट लाइट है, और सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं पॉलिसियाँ होती हैं। हाँ, लेकिन जो इसके अधीन नहीं आता है उस पर भी मैं इंशाल्लाह खरा उतरूँगा। इतना मैं कहता हूँ कि ठीक है, नगर पालिका के अधीन नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं टांडा की आवाम के अधीन आऊँगा। मैं तो हूँ उन्हीं के बीच का, मैं उनकी समस्याओं को जानता हूँ। जैसे आपका स्लाटर हाउस का है, मेरे स्लाटर हाउस की आपने बात किया। स्लाटर हाउस, जब से टांडा में स्लाटर हाउस या मीट कटना बंद हुआ है, तो ये क्या है कि एक तबका जो कुरैशी तबका था, उसकी पूरे तरीके से सामाजिक स्तर हो, फिर जगह आर्थिक स्तर हो, ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक फिर क्या है कि हमेशा कोलिजन होता है पुलिस को लेकर। तो अगर ये स्लाटर हाउस पे अगर आप काम करना चाहें तो क्या होगा कि जो हम लोग बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बात करती है इको फ्रेंडली पुलिस के बारे में बात करती है, क्या उसके कोऑर्डिनेशन बेहतर कैसे हो सकता है? स्लाटर हाउस बनेगा तो ये चीज़ें कम होंगी कैसे? क्या इसका कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम स्लाटर हाउस यहाँ बन जाता है तो पुलिस जो है, पुलिस भी अपना काम करती है, उनके तहत काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो परेशान करने के लिए काम करती है। हाँ, जब स्लाटर हाउस जब एक कानून के तहत बन जाएगा
तो पुलिस ज़बरदस्ती क्यों परेशान करेगी? तो आएगी नहीं। और इंशाल्लाह मैं पूरा वादा करता हूँ कि मैं अगर गद्दी पे बैठा, मुझे नवाजा यहाँ की पब्लिक ने और अल्लाह ने नवाजा, तो मैं 100% इसका वादा करता हूँ कि मैं स्लॉटर हाउस बनवा के रहूँगा। इस पर काम करेंगे? अच्छा, इंशाल्लाह 100% बनवा के रहूँगा, काम नहीं करूँगा, वादा कर रहा हूँ ये मैं। अब वो टांडा में एक ये है कि हाउस टैक्स को लेकर लोग में भ्रम की स्थिति है। जी जी। तो हाउस टैक्स क्या आपको लगता है कि ये समाप्त हो सकता है या इसमें तरमीम हो सकती है? क्या क्या है उसमें, क्या किया जाए? आपके पास क्या रोड मैप होगा? मेरा रोड मैप ये है कि देखिए, ये कोई भी आ जाए, चाहे भाजपा का या सपा का या XYZ किसी पार्टी का भी हो, ये कोई समाप्त करने की चीज़ नहीं, समाप्त नहीं हो सकता। हर एक चीज़ कानून के दायरे में होती है, उसमें हाँ तरमीम हो सकती है, और तरमीम 100% इंशाल्लाह होगी। इसलिए चूँकि यहाँ पे चाहे वाटर टैक्स हो चाहे हाउस टैक्स हो, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उसको इंशाल्लाह मैं तरमीम करने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। सर, लोगों के जो कोशिश नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये करूँगा। जो टांडा नगर पालिका की 97,000 जो यहाँ की आबादी है तकरीबन, तो 70,000 जो यहाँ वोटिंग होती है, वोटर हैं, तो उसमें एक चीज़ और है कि जो हमारा समाजवादी के जो सिंबल से अगर जीतेंगे तो वो अपोजिशन के चेयरमैन होंगे। और क्या अपोजिशन अपना रोल प्ले करता है अच्छे तरीके से? क्या जो इस समय बीजेपी की शासन है, पार्टी का शासन है, सरकार है, उससे अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं विपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, यहाँ इस तरीके की लड़ाई नहीं है कि एक संसद है, उसमें विपक्ष के बैठे हैं, पक्ष के भी बैठे हैं। यहाँ एक चेयरमैन होता है, तो वो अपने उसका पूरा बॉडी होती है, उसकी अपनी बॉडी होती है। और जहाँ तक किसी सरकार की बात है, कोई भी सरकार हो, उसका एक जो कस्बा होता है या मतलब महानगर होता है, उसमें उसका अपना बजट होता है, डेवलपमेंट के बजट होते हैं। और हर सरकार हर जगह वो एक रेशियो में, एक जो नॉर्म होता है उस हिसाब से बजट देती है। बजट जब मेरे पास आएगा तो डेवलपमेंट होगा, और बजट इंशाल्लाह हर सरकार कोई ऐसा नहीं है कि रोकेगी। जी। और कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात है, तो मैं कोऑर्डिनेशन तो सरकार से बहुत बेहतर बना के चलने की कोशिश करूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे टांडा की जनता की, टांडा की आवाम के लिए सोचना है कि कैसे मैं बेहतर कर सकूं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस काम को अच्छा टांडा नगर पालिका का अपना एक इतिहास कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कि अजरा सुल्ताना से लेकर कि हम लोगों ने जाना कि टांडा नगर पालिका कैसे चलती है, क्या होता है। उसमें जो 25 वार्ड हमारे यहाँ 25 मेंबर हैं, इनमें कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एक गुट अपना भागता है, एक गुट अपना भागता है, चेयरमैन बेचारा बीच में रहता है। इस पे आपको क्या इसके लिए जनता को कैसे बताएंगे कि हाँ, मैं ये काम जब 25 लोग रहेंगे तो अच्छा तो डेवलपमेंट होगा? कैसे ये 25 रहेंगे मेंबर, जितने भी रहेंगे 25 के 25 इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना के चलूँगा, वो भी मेरे साथ बढ़िया बना के चलेंगे जी। हाँ, ये मुझे यकीन है इस चीज़ का, और ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त। अब एक आखिरी सवाल ये माना जाए, क्योंकि जब से रेहाना अंसारी जी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, फिर उसके बाद फिर जब यहाँ प्रशासक आ गए, प्रशासक जब आया तो टांडा की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसमें कोई इफ बट की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास क्या एक चैलेंज होगा कि आप उस सफाई को मेंटेन रखें? कैसे? नहीं, मैं तो मुबारकपुर गया था कल, पूरा 4-5 घंटे रहा, मैंने तो कहीं सफाई व्यवस्था नहीं देखी, रोड टूटा हुआ देखा। इवन मैं बाइक पे पीछे बैठा था तो मुझे ऐसा नहीं मुझे लग रहा था, बल्कि मैंने कहा भी कि भैया धीरे चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन मैं ना निकल पाऊँ प्रचार के लिए, क्योंकि इतने गड्ढे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ और सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है, मैंने कहीं सफाई नहीं देखी। मेरे यहाँ जिस गली में मैं रहता हूँ, मेरे सामने कूड़ा पड़ा रहता है। आगे चलता हूँ तो बंगला बेनज़ीर के सामने मैंने देखा है गंदगी बिल्कुल भिनभिनाती, कुत्ते उस पर कूड़े में रहते हैं। और जहाँ भी मैं देखता हूँ सारी जगह मुझे गंदगी दिखती है, नाली मेरे यहाँ भरी हुई है। और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मुझे सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं दिखी। तो क्या उससे बेहतर मिलेगा? उससे बेहतर नहीं, ये तो एकदम
बेकार हालत में है और मैं चमकता हुआ इंशाल्लाह दूंगा। तो आखिर में हमारे मेरा अपना जो है एक रोड मैं बता रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा अपना इरादा है कि जैसे यहाँ पे कूड़ा डलता है और जहाँ जहाँ भी डलता है, मैं काजीपुरा गया आता हूँ तो वहाँ देखता हूँ राइट हैंड पे ट्रांसफार्मर के पास वो अलम रहता है। आप सफाई व्यवस्था पता नहीं कैसे बता रहे हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। आप वहाँ जाइए तो दसियों कुत्ते उस पर लगे हुए हैं। मैं इस जगह पे जहाँ जहाँ रहेगा एक सूखा कचरा के लिए बास्केट, एक गीले कचरे के लिए बास्केट रहेगी। मेरा अपना ये इरादे में से है, जहाँ जहाँ कूड़ा डलता है खुले में न डले, जिसको डालना हो। और इसको डंपिंग के लिए वेस्ट हाँ वही मैं आगे जा रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। डंपिंग के लिए इसके लिए मेरा अपना ये है कि मैं कोई एक ऐसी ज़मीन देखूंगा जहाँ पे मैं डंपिंग का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उस तरीके से मैं डंपिंग करूँगा। ऐसे नहीं कि जाके डाल दिया तो वहाँ गंदगी हो गई। जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत मैं उस पर डंपिंग का सिस्टम बनाऊँगा। दूसरे ये है कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, इसमें बजट आता है। जी जी। चाहे जितने क्वेश्चन आपने किए सबका बजट आता है, सबके लिए कोई भी चेयरमैन होगा 19-20 इसमें कर सकता है, लेकिन करना ही है उसको, ये सब तो करना ही है। लेकिन मेरा अपना एक है कि मैं अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, ख़ास तौर से जो गरीब जनता है, जी जी, है ना, जो जिनके कहते हैं कि लेबर तबका जो है, जो हैंड टू माउथ होता है, कमाता है और खाता है, उसकी भी बाप की, उसकी माँ की ये तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा MBBS और इंजीनियरिंग IIT जो टॉप क्लास की इंजीनियरिंग है उसमें जाए, IAS बने, PCS बने। हर माँ बाप की होती है, चाहे वो लेबर तबके का हो, चाहे वो सरमायादार हो। लेकिन सरमायादार का क्या है कि सरमायादार के पास सारी साधन होते हैं, वो हर जगह भेज देता है। कोचिंग के लिए दिल्ली भेजता है, कोटा भेजता है, हर जगह भेजता है। लेकिन वो गरीब आदमी को भेजने को छोड़ो, उसकी सोच बस वही रहती है कि मेरा लड़का कौन तरह से डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो नहीं जानता कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, क्या होगी, कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। कैसे का मतलब ये होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता। वो सोचता है कि मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, लाओ मैं इसको अपने साथ लगाऊंगा तो थोड़ा सहारा बनेगा, क्योंकि वो कमाते कमाते थक चुका होता है उस एज में जाके। तो मेरे इरादे में ये है कि वो मैं कोचिंग सेंटर यहाँ पे खोलूँगा IIT और नीट के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए नहीं। आप समझिएगा, इसका मतलब ये है कि टॉप क्लास की इंजीनियरिंग और टॉप क्लास का मेडिकल इंडिया का। वो गरीब बच्चा जो टैलेंटेड है, हर मोहल्ले में, मैं जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में ऐसा आदमी मैं सेलेक्ट करूँगा अपना। जैसे आप हैं सकरावल से, तालीम के फील्ड में है, तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी मैं डालूँगा कि देखिए जो टैलेंटेड बच्चा हो, गरीब हो, जो नहीं पढ़ा पा रहा हो, आप बताइए, तो हम उस बच्चे को उठा के सारा खर्चा उठाएंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी अल्लाह ताला उस बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाए, और या IIT जिसका 50 लाख 60 लाख का पैकेज होता है, मैं उस बच्चे को सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। दूसरे एजुकेशन की फील्ड मैंने बता दी। मैं ऐसे स्कूल की बातें नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्कूल खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा तो उसमें मेरा नाम होगा, मेरी दादी के नाम से खुलेगा, मेरी अम्मा के नाम से खुलेगा, नहीं। ये टोटल टांडा वालों के लिए रहेगा, टांडा के लिए रहेगा। मेरा एक पैसे का इसमें फ़ायदा नहीं होगा, मैं पैसा लगाऊंगा अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा। सर एक दूसरी बात ये है कि 2 फील्ड है, एक तो एजुकेशन के बारे में बताया मैंने, दूसरा मेडिकल फील्ड है। गरीब आदमी अपने इलाज नहीं करा पाता है, बहुत दिक्कतें उसको होती हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा कि मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, ये करूंगा, नहीं। जो बुनियादी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ वही वादा कर रहा हूँ। और मेरा मैनिफेस्टो जो कहते हैं क्या है, ऐसा कुछ नहीं, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ करूँगा। हाँ, मैनिफेस्टो डे बाय डे जो आता रहेगा मेरे पास समस्याएं, वो मैं करता रहूँगा। मतलब ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, प्लस होता रहेगा। हाँ, प्लस करता रहूँगा मैं। मेरा एंड नहीं है कि ये चीज़ करूँगा मैं। हाँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सोचा है, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाऊंगा, एक्सरे की मशीन लगाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ गरीब आदमी अगर किसी की किडनी अल्लाह ना करे किसी की फेल होती है, चूँकि ये दुनिया है और हमारी सेहत है, एक सिस्टम तो उस डायलिसिस मशीन लगा के गरीब आदमी का फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस होगा। ये तीनों चीज़ें अगर कोई बड़ा आदमी या कोई पैसे वाला या कोई पैसा पेमेंट करके कराना चाहता है तो पेमेंट करेगा, उस पैसे को वहीं हम खर्च करेंगे, उसी में खर्च होगा। और आगे अगर मैं इसमें कामयाब रहा, अल्लाह ने कामयाब किया, तो एक केबिन बना के
मैं 7 दिन 7 डॉक्टर, लखनऊ से बुलाना हो या कहीं से बुलाना हो, बैठाऊंगा पूरे दिन, हर अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट को, उसमें इलाज होगा पूरे दिन फ्री ऑफ कास्ट, वो देखेंगे। सर जो आपने बात किया कि आईआईटी के बात किया, फिर नीट के बारे में बात किया, तो एक बड़ा तबका होता है वनडे एग्ज़ाम के लिए, या हम कह सकते हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, क्या उसके बारे में भी आप सोचते हैं? मैंने ये सोचा है, मेरा इरादे में है कि सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस है, पीसीएस है, पीसीएसजे है, सारी हैं, क्योंकि आपके जामिया में तो मुकम्मल मैंने खुद जामिया में ये चीज़ स्टार्ट किया था, हम लोगों ने 5-6 लोगों ने जामिया में ये चीज़ें, अलीगढ़ और जामिया के लिए इंजीनियरिंग की कोचिंग का हमने स्टार्ट किया था। वहाँ के टीचर को हायर किया था, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया था, और डीन से परमिशन लेके हमने 1-2 क्लास ले ली थी, 6 बजे से लेके 8 बजे तक हम क्लास करवाते थे। तो वो आज की तारीख में वो कोचिंग इतनी बड़ी माशाल्लाह हो गई है कि वहाँ से सिविल सर्विसेज के लिए लोग निकलने लगे हैं, 17, 18, 20, 22 ऐसे निकलते हैं, आपको भी पता होगा, जामिया से इतने निकलते हैं। तो मेरे इरादे में मैं कहूँ कि नहीं, मैं आईएएस और पीसीएस और पीसीएसजे की कोचिंग स्टार्ट करूँगा, नहीं, पहले बुनियादी हम बात करें, पहले बेसिक से चलेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ है, 5 साल में रहूँगा, 10 साल रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये चीज़ जब मैं बुनियाद डाल के जाऊँगा तो आने वाली जनरेशन जो उसमें से एमबीबीएस और आईआईटी निकलेगी, उस कोचिंग को चलाएगी, उसका माइंड डेवलप होगा, कहेगा नहीं इसको बड़ा करके मैं इसको आईएएस और पीसीएस करूं। जब हम देखते हैं कि कहते हैं नहीं दिल्ली और लखनऊ और कलकत्ता फलानी जगह से हो सकता है, नहीं, एक छोटी सी जगह से भी हो सकता है। जैसे आप बिहार का मिसाल ले लीजिए, बहुत सारी कोचिंग है, जैसे रहमानिया है जी, रहमानिया 30 है, 130 है, उसमें से देखिए आपको 30 के 28 लड़के, 27 लड़के, इस तरीके से आईआईटी में सिलेक्शन होता है। तो वहाँ हम ये अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ये इनिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ का सरमायादार ये चीज़ करना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि कैसे करें। जी। सबसे बड़ी जो है मास्टर साहब, जो क्वेश्चन मार्क आता है हर आदमी के सामने, जैसे कैसे करूँ और कहाँ करूँ, दोनों चीज़ें होती है। ये किसी के पास पैसा है तो उसके पास आइडियाज़ नहीं है, किसी के पास आइडियाज़ है तो उसके पास पैसे नहीं, दोनों नहीं हो पाता। जब ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो इंशाल्लाह हमारी आवाम, हमारी जनता के लिए बहुत बेहतर होगा। और मेरा सबसे पहला टारगेट जो है एजुकेशन का है। मैं चाह रहा हूँ उस गरीब के बच्चा जो ड्यूटी चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, उसका बच्चा भी एमबीबीएस डॉक्टर बने, उसका बच्चा भी 50 लाख के पैकेज से आईआईटी इंजीनियरिंग करे। सर आखिर में जैसे लोग कहते हैं कि आप एक नया चेहरा है, इसको कैसे काउंटर करते हैं आखिर पर? नहीं, मैं काउंटर नहीं कर, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मिल रहे हैं, और ठीक है, नया चेहरा नहीं, मैं तो यहीं की मेरी पैदाइश है। मैं पढ़ने के लिए बाहर गया, अब कोई एक आदमी जिसे टांडा का ही हो, उसे दूसरे मोहल्ले में ले जाया जाए तो मेरे ख्याल से दूसरे मोहल्ला वाला उसको पहचानेगा नहीं, उसको बताना पड़ता है मैं फलाने का लड़का हूँ, फलाने के बगल में मेरा घर है। हाँ, एक जनरेशन गैप हो जाता है। जब वो बताते हैं कि मतलब वो फला, तो वो कहता नहीं वो तो मेरे पप्पा हैं और तू तो मेरे ये रिश्तेदार हो। तो बस यही है, और ऐसा कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब पहले जब मैं 2022 में आया तो थोड़ा सा लोग ये चीज़ थे, अब ये चीज़ें मुझे तो नहीं दिख रही है प्लेटफॉर्म पे कहीं किसी को हो कि नया चेहरा है, नया ये। हर आदमी मेरा नाम जान रहा है, हर आदमी जान रहा है कहाँ मेरा घर है, हर आदमी मेरे बारे में जान रहा है। सर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो नगर पालिका से हटकर है। नगर पालिका से हटकर ये है कि यहाँ का बुनकर समाज है और फिर फिक्स हो गया है 5 किलोवाट तक, तो उसमें अब 800 रुपया पर हार्स वो कर दिया गया है, उसका फिर यूनिट पर डिपेंड हो गए हैं। तो इस पर क्या कुछ तरमीम, आप इस पर तरमीम करने का आप सोचते हैं? देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में ये नहीं आता है, बिजली विभाग नगर पालिका क्षेत्र का नहीं आता। लेकिन चूँकि मैं एक समाजवादी पार्टी का लीडर हूँ, तो मैं उस लिहाज से कहता हूँ इस बात को कि मेरे दायरे में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं जनता के दायरे में आता हूँ। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जनता के दायरे में मैं आता हूँ, है ना। तो वो मुझसे हक से इस बारे में भी बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा करवाइए। तो मैं आज से 2-2.5 साल पहले, इससे पहले भी आपको इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा भी था इस चीज़ को मैंने।
आज उस चीज़ का फ़ायदा हुआ जिसका इंटरव्यू मैंने कहा था कि जो 60 इंची तक पावर लूम है, उसमें ये लोग आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात होगी तकरीबन, उसमें ये 1 हार्स पावर पे रिकमेंड कर रहे थे। मैं 20-22 दिन तक वहाँ गया और अपने ताल्लुकात से, अपने रसूख से उस चीज़ को, और कुछ मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने कहा नहीं, ये आधा हार्स पावर ही होता है। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने आधा हार्स पावर रिकमेंड कर दिया, और ख़ुदा न खास्ता वो 1 हार्स पावर हो जाता तो आज की तारीख़ में जो 400 रुपया पावर लूम है, वो भी मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर समाजवादी गवर्नमेंट जिस दिन भी बनी, इंशाअल्लाह ताला ये 65 रुपया ही होगा, फिर दोबारा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। क्योंकि मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई थी, वो खुद इस बारे में चिंतित हैं कि टांडा के बुनकरों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और इस गवर्नमेंट ने तो वो हाल कर दिया है, कहते हैं कि बुनकरों का गला ही दबा दिया है, चाहे वो बड़ा बुनकर हो चाहे छोटा बुनकर हो। तो वो आधा हाथ पावर जो करा दिया मैंने, उसका आज बेनिफिट ये मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मतलब परेशान तो है, लेकिन उसमें कहने राहत मिल रही है, वरना हर पावर लूम पे 800 रुपया ही देना होता। जी। और आगे आने वाले टाइम में जहाँ तक है, ये बता रहा हूँ, नगर पालिका के दायरे में नहीं आता है। हमारी इस पर काम होगा, इस पर काम होगा, कोशिश की जाएगी। हाँ, इतना वादा करता हूँ कि जिस दिन समाजवादी की गवर्नमेंट आई, इंशाल्लाह 27 में आ भी रही है, तो इंशाल्लाह इस पर तुरंत काम होगा। तो ये आपके सामने इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी साहब थे, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से टांडा नगर पालिका से लड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये गुफ्तगू बेहतर लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर, जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा बीच में। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ पूरे शहरवासियों को, जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर।